नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल से आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूँ टॉपिक वाइज, जो कि दोपहर 1 बजे की क्लास है वो आप रेगुलर ले सकते हैं जीएस की क्लास के लिए। उसके साथ साथ हिंदी की भी क्लासेस मैं कंप्लीट करा रही हूँ। रात को 9 बजे डेली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं। इसमें मैं साइंस कवर कर रही हूँ, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे ही हिंदी के मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करूँगी, जो 60 नंबर की हिंदी का प्रश्न पत्र होता है उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ और प्रश्न पत्र में हल करवाऊँगी। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली क्लासेस लेते रहना है। शाम वाली क्लासेस बिल्कुल मत छोड़िए और दोपहर की करते रहिए। साथ में जो शॉर्ट्स आ रहे हैं डेली, उनमें मैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जीएस से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड वो कवर हो रहे हैं, तो आप शॉर्ट्स भी देखना ना भूलें। तो आप इस चैनल पर जुड़ करके अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। अब ये जो क्लासेस आ रही है सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का पैटर्न यूपीपीएससी को फॉलो करते हुए ही ये वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और साइंस की पिछली 2 सीरीज़ आ चुकी हैं, इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है और मैं हिंदी में भी करा रही हूँ। दोनों लैंग्वेज में मैं साइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, जो पिछली क्लास है वो भी देखनी है। अभी आगे आज ये 3rd क्लास है, 3rd पार्ट है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। अब इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। बी, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है। सी है, मृदा कटाव कम होता है। या डी है, उपयुक्त सभी। तो खेती में जो फसल चक्र होंगे वो तीनों महत्व इसमें सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि मृदा का कटाव भी कम होता है, मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो संरक्षित हो जाती है, और जब मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, फसल जो है उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें याद रखिए, जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। ये सभी सूक्ष्म जीव ही आपको दिए गए हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इसमें से जो साइनोबैक्टीरिया है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुसुम जो कि एक तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा रहा है कुसुम जो कि एक तिलहनी फसल है। अब आपको कुसुम कौन सी फसल है, ये किसकी वैरायटी स्पीसीज़ है, ये भी याद होना चाहिए। मतलब देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पहले तो स्पीसीज़ ही याद रखनी है, जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ टॉपिक, वो आप कंप्लीट कीजिए। इसके साथ साथ देखिए ऑप्शन दिया गया, जैसे एक है ऑप्शन ए है ग्लाइसिन मैक्स, दूसरा है रिसिनस कम्युनिस, सी है कार्थेमस टिंक्टोरियस और डी है बंचीटॉप। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कुसुम की एक जो तिलहनी फसल है उसका साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, दूसरी है कृषि विज्ञान केंद्र, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और चौथा है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो इसके लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र, उसके बाद प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, फिर याद रखना है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और सबसे बाद में जो पहली है वो है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, और ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं। अलग अलग प्रकार की शराब का फॉर्मेशन होता है अलग अलग प्रोडक्ट से। यहाँ पर जौ से पूछा गया है, जो अंकुरित जौ के बीज हैं उनसे किस तरह फर्मेंटेशन या किण्वन करके शराब बनाई जाती है, और उनका नाम पूछ लिया गया है। तो जैसे ऑप्शन ए में बियर है, बी वाइन है, सी वोडका है या फिर डी रम है। तो जो जौ के अंकुरित बीजों से किण्वन करके बनती शराब उसे बोलते हैं बियर। क्या बोलते हैं, बियर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है।
अब नासा के जो अंतरिक्ष यान हैं, जो अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं, उसमें से पूछा गया है जल होने की पुष्टि किस अंतरिक्ष यान ने किया है। ऑप्शन में आपको ओरियन दिया गया है, बी जेमिनी दिया गया है, सी सोफिया दिया गया है, डी मर्क्यूरी दिया गया है। तो याद कर लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोफिया, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह क्या है। ऑप्शन ए है लॉगिन, बी है पासवर्ड, सी है फिंगर, डी है आर्ची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिंगर, फिंगर होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। अर्थात लोहे का क्षरण आपने देखा है, जंग लग जाती है लोहे में, ये किस वजह से होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में केवल ऑक्सीजन दिया गया है, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन तथा नमी दी गई है, ऑप्शन सी में केवल हाइड्रोजन दिया गया है और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन तथा नमी दी गई है। और आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नमी होनी चाहिए। ऑक्सीजन नमी जहाँ पे मिलेगी वहाँ लोहे का क्षरण शुरू हो जाता है। ऐसा आपने अपने घर में भी देखा होगा, लोहे का क्षरण होने लगता है तो आप लोग पेंट करते हैं, है ना, प्राइमर लगाते हैं, पेंट करते हैं जिससे उसका क्षरण ना हो। अगला प्रश्न है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन ए है हरा रंग, ऑप्शन बी है लाल रंग, ऑप्शन सी है बैंगनी रंग और ऑप्शन डी है नारंगी रंग। इसमें आपको याद रखना है, जो सफ़ेद रंग में उपस्थित है एक रंग जो प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है वो लाल रंग है, और सबसे ज़्यादा कौन सा विचलित होता है वो बैंगनी रंग है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है वुडजाइट, बोरॉन नाइट्राइड, फिर है ऑप्शन सी में लोहा और ऑप्शन डी में है हीरा। और इसका सही उत्तर है हीरा। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी बच्चों को पता होगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ किया जाता है कार बैटरीज में। 52वां क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। जो आपके जो जनरल साइंस के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार पेपर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं, और ये सब उन्हीं प्रश्नों में से हैं। तो इनको इसीलिए आपको बार बार हल करना है, इनको तैयार करना है, क्योंकि अगर ये प्रश्न आते हैं तो कम से कम ये तो आपके गलत ना ही हों। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन वातावरण में, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन वातावरण में और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन वातावरण में, ऑप्शन डी है आयोडीन वातावरण में। इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, आसवन से नहीं होता है, द्रवों के लिए ठोस अशुद्धियों को दूर नहीं करता आसवन, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, आसवन नहीं करते। ऑप्शन इसका माफ़ कीजिएगा 54वां क्वेश्चन, हींग प्राप्त की जाती है। अब ये हींग कहाँ से प्राप्त होती है, इसके लिए ऑप्शन ए है तने के स्राव से, ऑप्शन बी है जड़ों के निष्कर्षण से, ऑप्शन सी है फलों के निष्कर्षण से या फिर पत्तियों के निष्कर्षण से। तो याद रखिए इसका सही उत्तर होगा जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त की जाती है। 55वां क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर देना है। विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन सी है। सूची 2 में गेहूं भ्रूण तेल है, नींबू है, कॉड और यकृत तेल है, अल्फाल्फा है। तब किसमें किस विटामिन, मतलब कौन सी विटामिन किस में पाई जाती है, उसके स्रोत से रिलेटेड ये प्रश्न है और इसी को देखना है। तो इस सूची को मैच करने के लिए मुझे लगता है विटामिन सी सभी को पता होगा कि नींबू में पाया जाता है, सभी मैच कर लेंगे विटामिन सी के लिए। और अब इसके हिसाब से आपके 2 ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं विटामिन के, अल्फा से मैच कर लीजिए, ठीक है। विटामिन डी याद करिए कॉड यकृत ऑयल से याद रखिए, और विटामिन ई बचा वो गेहूं के भ्रूण ऑयल से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं,
त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। देखिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कोष्ठ के हृदय होते हैं, हार्ट होते हैं। जैसे कि मानव में 4 होता है कॉलम या पार्ट बोल लीजिए, 4 भाग होते हैं, कोष्ठ होते हैं। इसी तरह 3 कोष्ठ का हृदय किसमें पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्तनधारियों में, ऑप्शन बी है पक्षियों में, ऑप्शन सी है उभयचरों में, या फिर ऑप्शन डी है मछलियों में। इसका सही उत्तर याद रखिए, ऑप्शन सी है उभयचरों में। उभयचरों में 3 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल दी गई है, उसके आगे खरपतवार दे दिए गए हैं। अब उसमें पूछा गया है इस लिस्ट के अनुसार कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, एक गलत होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं के लिए बोला गया है फलेरिस माइनर, धान के लिए बथुआ, सी मटर के लिए प्याजी और डी बरसीम के लिए कासनी है। तो देखिए धान के लिए जो बथुआ दिया गया है यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और बाकी का आप याद कर लीजिए। अभी फसल और खरपतवार वाला टॉपिक आपका भी बाकी है, वो मैं कराने वाली हूँ। एग्रीकल्चर के भी टॉपिक दोपहर 1 बजे हो रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी भी क्लास आ जाएगी, तो आप लोग ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अगला 58 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो उत्तर का है सही से चयन करना है। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ मौसम दिया गया है। और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है एग्रीकल्चर में। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी तो उसको भी देखिए। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्लास देखने के लिए, क्योंकि अगर आप टॉपिक कंप्लीट रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ज़्यादा इनमें वक्त नहीं लगेगा। अब मैंने आपको सिखाया है खरीफ की फसल कब होती है, जायद जो कि गर्मी में है, रबी सर्दी में है, ऐसा इसमें दे दिया गया है, वैसे ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। और सभी मौसम में कौन सी ऐसी फसल है जो हो सकती है। अब फसल में आपको सूरजमुखी दिया गया है, खरबूजा दिया गया है, कपास दिया गया है, अलसी दिया गया है, और इनमें से बताना है कौन सी फसल किस मौसम में होती है। तो सबसे पहले सूरजमुखी को याद कीजिए। सूरजमुखी ऐसी फसल है जो सभी मौसम में हो सकती है। खरबूजा सभी ने रटा हुआ है, जायद की है, गर्मी की है। क्यों? क्योंकि ये पानी वाली फसल है। और मैंने कैसे याद कराया था, जितनी भी पानी वाली फसलें हैं वो आप किस में ले जाइए, गर्मी के वक्त में, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो नेचर ने व्यवस्था कर रखी है आपको हाइड्रेट करने की। तो खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आप किस में याद करोगे, जायद में। अब बात करते हैं कपास। तो कपास कब होगा, खरीफ की फसल में, वर्षा के मौसम में। और फिर बात करते हैं अलसी। अलसी किसका है, अलसी है रबी की फसल है, सर्दी की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। आंसर बी आप ऐसे ही मैच कर लीजिए, 4, 2, 1, 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है सेक्सटेंट, और या फिर डी है सोनार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनार। सोनार का यूज़ किया जाता है जब महासागर में कोई भी वस्तु डूब जाती है, तो इस यंत्र के द्वारा उसका पता लगा लिया जाता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक उद्योग में सम्मिलित है क्या है। ऑप्शन ए है कृषि है, ऑप्शन बी है मछली पकड़ना है, सी है शिकार करना, या डी खनन है। देखिए इसमें से जो कृषि है यही है आनुवांशिक उद्योग में, कि अगर आपके फैमिली में कोई कृषि है तो आगे भी कृषि आप देखते हैं, उसमें फसलों को उगाना और ये सब होता है। और वैसे भी भारत का जो ज़्यादातर क्षेत्रफल है वो कृषि में आता है, कृषि प्रधान देश है हमारा। यहाँ पर आपको कृषि याद रखना है, आनुवांशिक उद्योग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न विज्ञान के देखे हैं। आगे हम लोग अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन और हल करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे सीरीज़ को कंप्लीट करते रहिए आप लोग मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आपको ये ज़रूरी है। तो ये कर दीजिए, और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।